नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। साल 2012 देश की कई महान शख्सियतों की रुखसती का गवाह रहा। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक कई ऐसी हस्तियां दुनिया को छोड़कर चली गईं जिनका आम लोगों के जहन में अपना एक खास मुकाम था। गुजर गए ये लोग अपने पीछे एक ऐसा कारवां छोड़ गए जिसे आगे बढ़कर उनकी उम्मीदों और सपनों पर खरा उतरना है। साल 2012 के आखिरी लम्हों में आइए याद करें उन लोगों को जिनकी यादें लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। साल 2012 में वैसे तो हमने राजनीति, समाज और कला से जुड़े कई अहम लोगों को खोया, लेकिन कुछ लोगों ने जाते ही सब कुछ सूना कर दिया। ऐसे ही एक शख्स थे घर घर के हनुमान, दारा सिंह। पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह ने 12 जुलाई को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बेहतरीन कदकाठी और कुश्ती के दाव पेचों से बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी देने वाले दारा सिंह 12 जुलाई 2012 को आखिर मौत से हार गए। मुंबई में परिवार और बिरादरी के लोगों के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। करीब 500 कुश्ती मुकाबलों में उन्होंने अलग अलग देशों के नामचीन पहलवानों को चित किया। अमृतसर के धर्मोचक गांव में 19 नवंबर 1928 को जन्मे दारा सिंह रंधावा अखाड़ों के बादशाह थे। ऑस्ट्रेलिया के पहलवान किंग कॉन्ग, कनाडा के जॉर्ज गार्जिन और न्यूजीलैंड के जॉन डिसिल्वा से उनके मुकाबले की चर्चा दुनिया भर में रही। दारा सिंह 1959 में कॉमनवेल्थ के चैंपियन भी रहे। कुश्तियां लड़ते हुए जब दारा सिंह फिल्मों में आए तो यहाँ भी उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। बतौर एक्शन स्टार दारा सिंह 1960 से 1970 के बीच फिल्म प्रेमियों की आंखों का तारा बने रहे। किंग कॉन्ग और फौलाद जैसी शुरुआती दौर की उनकी फिल्मों की उनकी कहानियां उनकी जिंदगी से भी प्रेरित रही। और इसके बाद रामायण धारावाहिक में हनुमान की भूमिका ने दारा सिंह को घर घर में पहुंचा दिया। लो हनुमान। अगस्त 2003 में दारा सिंह राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किए गए। 2007 में फिल्म जब वी मेट में उन्हें लोगों ने एक परंपरागत विचारों वाले बुजुर्ग की भूमिका में देखा और खूब सराहा। दारा सिंह के देहांत से देश ने न केवल एक पहलवान और अभिनेता बल्कि एक हर दिल अजीज इंसान भी खो दिया। इसी साल बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने भी आखिरी सांस ली। फिल्मी दुनिया में काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना का 18 जुलाई को मुंबई में निधन हो गया। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहाँ। मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मैं तो कुछ भी नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। फिल्मी पर्दे पर हंसते हंसते मौत को गले लगाने वाला ये सुपरस्टार असल जिंदगी में भी हमें छोड़ गया। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। इधर फूलों से लदे ट्रक पर शीशे से ढका राजेश खन्ना का पार्थिव शरीर आखिरी सफर पर जा रहा था, तो उधर हजारों नम आंखें अपने इस प्यारे हीरो को विदाई दे रही थी। कोई जाना नहीं।
प्रशंसकों के अंतिम दर्शन के लिए राजेश खन्ना के शव को एक खुले ट्रक में रखा गया था। फिल्मी दुनिया के अलावा हजारों की संख्या में लोग अपने इस पसंदीदा हीरो को अंतिम विदाई देने पहुंचे। बारिश के बावजूद राजेश खन्ना की शव यात्रा में लोगों का भारी हुजूम साथ चल रहा था। जैसे जैसे शव यात्रा आगे बढ़ती गई, लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई। फिल्मों में अपनी अदाकारी से जादू पैदा करने वाले इस सितारे की मौत के साथ ही हिंदी फिल्मों के इतिहास में रोमांस का एक युग खत्म हो गया। लेकिन फिल्म बिरादरी, देश की राजनीति और प्रशंसकों के बीच राजेश खन्ना एक बेमिसाल हस्ती के रूप में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। होंगे तो क्या गाऊंगा, मेरी आवाज प्यारी है तो दोस्ता यार बच जाए मेरा दुआ सब करो दुआ सब करो। और अब बात उस महिला की जो आजादी की लड़ाई से लेकर अपनी आखिरी सांस तक समाज सेवा किसी जुनून की हद तक करती रही। सुभाष चंद्र बोस की साथी और आजाद हिंद फौज में कैप्टन रही लक्ष्मी सहगल का निधन 23 जुलाई 2012 को हो गया। लेकिन समाज सेवा के उनके जज्बे का अंदाजा आप इसी बात से लगाएं कि 97 साल की उम्र में भी वो रोज गरीब मरीजों की देखभाल किया करती थीं। लक्ष्मी सहगल एक ऐसा नाम जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की महिलाओं के लिए मिसाल बनी। स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल का कानपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। दरअसल 20 जुलाई को सुबह हार्ट अटैक के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास के तमिल परिवार में हुआ। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री हासिल की और पढ़ाई पूरी होने के बाद 1940 में भारतीय मजदूरों की सेवा करने के लिए वो सिंगापुर चली गईं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आजाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड का कमांडर बना दिया। वो कर्नल का ओहदा पाने वाली एशिया की पहली महिला बनी। बचपन से ही राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित लक्ष्मी ने महात्मा गांधी के ऐलान पर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन में भी हिस्सा लिया। जब सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की तो वो पहली कैबिनेट सदस्य बनी। वो 1971 में सीपीएम में शामिल हुई। 1998 में लक्ष्मी सहगल को नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने वामपंथी उम्मीदवार के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ चुनाव भी लड़ा और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली वो पहली महिला बनी। पेशे से डॉक्टर लक्ष्मी जीवन भर अमीर और गरीब के बीच की खाई को दूर करने के लिए काम करती रहीं। ताउम्र गरीबों की सेवा उनके जीवन का मकसद रहा। पहले पंच, फिर सरपंच और एक दिन मुख्यमंत्री। राजनीति की इन सीढ़ियों को चढ़कर फलक पर छा जाने का हुनर बिरलों के पास ही होता है। विलास राव देशमुख राजनीति के ऐसे ही एक सितारे थे। बचपन में ख्वाहिश तो फिल्मी हीरो बनने की थी, लेकिन किस्मत ने राजनीति का महारथी बना दिया। 14 अगस्त 2012 को ये महारथी भी जिंदगी की जंग हार गया।
जन सैलाब की ये तस्वीरें केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख के अंतिम संस्कार की हैं। पंच तत्वों में विलीन होने से पहले विलासराव की एक झलक पाने के लिए लोग भारी तादाद में उमड़ पड़े। महाराष्ट्र के दिग्गज मराठा नेता को उनके बड़े बेटे अमित देशमुख ने मुखाग्नि दी। पिता को अंतिम विदाई देते वक्त अमित के साथ उनके छोटे भाई रितेश और धीरज देशमुख के अलावा विलासराव की पत्नी भी साथ थी। लातूर में विलासराव के पैतृक गांव भावल गांव में उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। इस मौके पर विलासराव को अंतिम विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी लातूर पहुंचे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, राजीव शुक्ला और बॉलीवुड के कई अभिनेता भी उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। इससे पहले देशमुख का शव वायुसेना के विशेष विमान से चेन्नई से लातूर लाया गया, जहां दोपहर 2 बजे तक उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके बाद उनके पैतृक घर भावल गांव में उनकी अंत्येष्टि की गई। लातूर में जन्मे विलासराव ने राजनीति में सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री और फिर केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया। जहां विलासराव को मुखाग्नि दी गई, वहीं उनके पिता का भी अंतिम संस्कार हुआ था। देश में दूध की नदियों का सपना साकार करने वाले भारत के मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का निधन भी इसी साल 2012 में हो गया। डॉक्टर कुरियन ने दूध की धार को सहकारिता से जोड़कर एक नई क्रांति की शुरुआत की और देश को सहकारिता का सबसे सफल मॉडल दिया। 9 सितंबर 2012 को उनका भी देहांत हो गया। आजादी के ठीक बाद देश में दुग्ध किसानों को एक क्रांति की कमी महसूस हो रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच और त्रिभुवन दास की कोशिशों ने दूध की धारा सहकारिता क्षेत्र से जोड़कर एक नई क्रांति की नींव डाली। इस क्रांति को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने गुजरात के आणंद पहुंचे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 28 साल का ये सरकारी अधिकारी आगे जाकर भारत का मिल्कमैन कहलाया। वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 में केरल के कोझिकोड में हुआ। 1940 में उन्होंने स्नातक करने के बाद चेन्नई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। भारत लौटने पर कुरियन को अपने सरकारी बॉन्ड की अवधि की सेवा पूरी करने के लिए गुजरात के आणंद स्थित सरकारी क्रीमरी में काम करने का मौका मिला। 1949 के अंत तक कुरियन का क्रीमरी में सरकारी सेवा का बॉन्ड पूरा हो गया, लेकिन इसी साल कैराज जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड के अध्यक्ष त्रिभुवन दास पटेल के अनुरोध पर उन्होंने डेयरी का काम संभाल लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर ही इस डेयरी की स्थापना की गई थी। बाद में पटेल ने कुरियन को एक डेयरी प्रसंस्करण उद्योग बनाने में मदद करने के लिए कहा, जहां से अमूल का जन्म हुआ। अमूल की सफलता को देश के दूसरे हिस्सों में दोहराने के लिए 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया। कुरियन 1965 से 1998 तक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के संस्थापक प्रमुख रहे। 1971 के बाद कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसे श्वेत क्रांति के तौर पर भी जाना जाता है। वो 1973 में बने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के 2006 तक प्रमुख रहे। कुरियन 1979 से 2006 के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के प्रमुख भी रहे। देश के सहकारी दूध उद्योग की तासीर और तस्वीर बदलने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन अब नहीं रहे, लेकिन उन्हें पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। डॉक्टर कुरियन को आधुनिक दुनिया में डेयरी उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव के लिए जाना जाता है। कुरियन को भारत सरकार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित कर चुकी है।
इसके अलावा उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड और वर्ल्ड फूड अवार्ड जैसे बड़े पुरस्कार भी मिले। करेंगे याद कुछ और हस्तियों को जो साल 2012 में छोड़ गई हमारा साथ। बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक के बाद एक कई मशहूर हस्तियों के निधन से बॉलीवुड अभी उभरा भी नहीं था कि 21 अक्टूबर को एक और खबर ने फिल्मी दुनिया को सन्न सा कर दिया। प्यार कैसे होता है, बॉलीवुड को यह सिखाने वाले यश चोपड़ा ने भी हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। राजनीति और बॉलीवुड की कई नामी हस्तियां यशराज स्टूडियो में अपनी पसंदीदा फिल्मकार यश चोपड़ा को अंतिम विदाई देने पहुंची। 60 के दशक से लेकर मौजूदा दौर के तमाम मशहूर अभिनेता अभिनेत्रियां यश जी के आखिरी सफर में उनके साथ थे। फिर चाहे वो शाहरुख खान, रानी मुखर्जी हो या फिर अमिताभ बच्चन, न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि मुंबई के कारोबारी जगत और राजनीति के कई नाम उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यश चोपड़ा के निधन को कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। वहीं उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शोक जताते हुए कहा कि फिल्मों के जरिए उन्होंने जनता का जो मनोरंजन किया वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यश चोपड़ा को भारतीय सिनेमा की महान शख्सियत करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यश चोपड़ा के निधन को राष्ट्रीय क्षति बताया है। यश चोपड़ा ने अपने 5 दशकों के फिल्मी करियर में 53 फिल्में बनाई, जिनमें से 22 फिल्मों का निर्देशन उन्होंने खुद किया। बतौर निर्देशक धूल का फूल उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद तो यश चोपड़ा के निर्देशन में आई एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। जब तक है जान उनकी आखिरी फिल्म रही। भारतीय टेलीविजन का एक फ्लॉप शो और दर्शक हंसते हंसते लोटपोट। जी हाँ, बात जसपाल भट्टी की, जिनकी शख्सियत का दायरा महज एक टीवी शो तक सीमित नहीं था। उनकी कॉमेडी, उनके व्यंग और वो खुद अपने आप में आम आदमी के दिल में बसा करते थे। 25 अक्टूबर 2012 को जसपाल भट्टी का भी अचानक से गुजर जाना हर किसी के दिल पर भारी पड़ गया। जिंदगी की जद्दोजहद और परेशानियों के बीच भी हंसा देने वाले जसपाल भट्टी ऐसे रुला जाएंगे, यह एहसास किसी को नहीं था। जिसके चंद शब्दों पर लोग खुलकर हंसते थे, वो हमेशा के लिए शांत हो गया। जालंधर जाते वक्त उनकी कार पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में जसपाल भट्टी के बेटे जसराज के साथ 2 और लोग घायल हो गए। जसपाल भट्टी की इस अचानक मौत पर फिल्म जगत हैरान है। जसपाल भट्टी ने हाल ही में फिल्म पावर कट बनाई थी, जिसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। ये फिल्म रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म से उनके बेटे जसराज को भी लॉन्च किया जाना है, मगर बेटे के करियर की शुरुआत देख पाना उनके नसीब में नहीं था। जसपाल भट्टी का जन्म 1955 में अमृतसर में हुआ था। उनकी डिग्री तो इंजीनियरिंग की थी, मगर उनका रुझान थिएटर की ओर था। वो अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून में कार्टूनिस्ट भी रहे। 90 के दशक में हंसमुख स्वभाव वाले भट्टी के बनाए सीरियल उल्टा पुल्टा ने कामयाबी के नए कीर्तिमान बनाए। इसके अलावा उन्होंने फ्लॉप शो फुल टेंशन और हाई जिंदगी बाय जिंदगी के जरिए लोगों को खूब हंसाया, और उसके बाद के दौर में 20 से ज्यादा फिल्मों में भी काम किया। कैसे चल रहा है आपका नया स्कूटर? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सेट है। 50 की एवरेज दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब अभी गाड़ी को हमारे हाथ लगे नहीं। सामाजिक सरोकार को कॉमेडी और कला से जोड़ने वाला वो महान कलाकार सबको हमेशा के लिए छोड़ गया। जो जिंदगी भर हंसाता रहा, आखिर रुला गया।
और साल 2012 के नवंबर महीने की 17 तारीख असल में एक तारीख हो गई। इस दिन मुंबई के घर खाली थे और रिहाइश सड़कों पर। गलियों और छतों से लेकर नुक्कड़ चौराहों तक उमड़े इस जनसैलाब की बस एक ही कोशिश थी, बाला साहेब का अंतिम दर्शन। बाला साहेब केशव ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। बाल ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई के फ्री प्रेस जर्नल में बतौर कार्टूनिस्ट के तौर पर की। 1960 में नौकरी छोड़ बाल ठाकरे ने अपने भाई के साथ मिलकर साप्ताहिक कार्टून पत्रिका मार्मिक की शुरुआत की। 19 जून 1966 में बाल ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया, जिसका मूल मकसद मराठियों के हितों की रक्षा करना था। 1989 से शिवसेना और बाल ठाकरे के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए सामना समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। महाराष्ट्र में 1995 का विधानसभा चुनाव जीतकर शिवसेना बीजेपी गठबंधन पहली बार सत्ता में आई। इस दौरान बाल ठाकरे ने सरकार में न रहते हुए भी उसके सभी फैसलों पर असर डाला। इसी वजह से उन्हें रिमोट कंट्रोल तक का नाम दिया गया। अपनी हिंदुत्ववादी नीतियों और भाषणों की वजह से बाल ठाकरे पर 11 दिसंबर 1999 से 10 दिसंबर 2005 तक के लिए मतदान करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2006 में प्रतिबंध से मुक्त होने के बाद उन्होंने बीएमसी चुनाव में मतदान किया। बाला साहेब के निधन के बाद उनकी शव यात्रा में उमड़ा ये हुजूम साफ कह रहा है कि बाला साहेब ठाकरे हर मुंबईकर और हर मराठा के दिल में बसते थे। 30 नवंबर 2012 को देश ने एक और वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और महान राजनेता खो दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल राजनीति में विनम्रता और सरलता की मिसाल माने जाते थे। आईके गुजराल अपनी बेमिसाल विदेश नीति, कुशल प्रशासन और एक योग्य विद्वान के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। इंदर कुमार गुजराल का जन्म 4 दिसंबर 1919 को अविभाजित पंजाब के झेलम शहर में हुआ, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। छात्र जीवन के दौरान वो आजादी के आंदोलन में पूरी शिद्दत से शामिल होते रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुजराल जेल भी भेजे गए। आजादी के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन आगे बढ़ाया। 1964 में वो पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। बाद में कई बार गुजराल उच्च सदन के सदस्य बने। 1967 से 1976 के बीच उन्होंने संचार, संसदीय कार्य, सूचना प्रसारण और योजना मंत्रालय जैसे कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली। 1976 से 1980 तक वो पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। अरसे तक कांग्रेस में रहे गुजराल 1980 के दशक में जनता दल में शामिल हो गए। 1989-90 में वीपी सरकार में भी उन्होंने देश के विदेश मंत्री की भूमिका का बखूबी निर्वाह किया। 1993 से 1996 के दौरान वो विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। देवगौड़ा सरकार में जून 1996 में विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। विदेश मंत्री के तौर पर उनकी गुजराल पॉलिसी आज भी याद की जाती है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में 21 अप्रैल 1997 को पदभार संभाला और 19 मार्च 1998 तक इस पद पर रहे। राजनेता होने के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल बेहतरीन लेखक भी थे, जिन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। साल 2012 जाते जाते एक ऐसी हस्ती को हमसे छीन ले गया जिसने पूरब को पश्चिम से जोड़ने का काम किया। मशहूर सितार वादक और भारत रत्न से सम्मानित पंडित रविशंकर की रगों में संगीत खून की तरह दौड़ता था और ये इस बात से भी साबित होता है कि उन्होंने अपनी आखिरी सार्वजनिक प्रस्तुति ऑक्सीजन मास्क पहनकर दी। 11 दिसंबर 2012 को उनके निधन के साथ ही संगीत का एक संपूर्ण युग खत्म हो गया। संगीत के सबसे बड़े साधकों में से एक पंडित रविशंकर के सितार वादन में परंपरा के साथ आधुनिकता का समावेश था। उन्होंने भारतीय संस्कृति और संगीत को दुनिया भर में पहचान दिलाई।
पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था। बेमिसाल प्रतिभा के बल पर उन्होंने सितार वादन के क्षेत्र में शोहरत की नई बुलंदियां छुई। उस्ताद अलाउद्दीन खान से सितार की बारीकियां सीखने के बाद उन्होंने कुछ समय फिल्मों और आकाशवाणी के लिए भी काम किया। समूचे यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में अपनी संगीत साधना के दौरान पंडित रविशंकर ने भारतीय संगीत को अपार लोकप्रियता दिलाई। यहूदी मेनुहिन, फिलिप ग्लास और जॉर्ज हैरिसन जैसे बड़े संगीतकारों के साथ उनके सांगीतिक प्रयोग मील के पत्थर माने जाते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए पंडित रविशंकर जीवन के आखिरी वर्षों में भी सक्रिय रहे। पंडित रविशंकर संगीतकारों की उस पीढ़ी के आखिरी सदस्य थे जिसने संगीत शिक्षण को प्रसार का जरूरी हिस्सा माना। उन्होंने करीब सभी देशों में अपनी संगीत सभाएं की और रसिकों का मन मोह लिया। संगीत के क्षेत्र में सभी बड़े पुरस्कारों से नवाजे गए पंडित रविशंकर को 3 बार ग्रैमी अवार्ड और मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। उन्हें 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर 1986 से 1992 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। राज्यसभा टीवी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। और सिर्फ ये हस्तियां ही नहीं बल्कि ए.के. हंगल, जॉय मुखर्जी, अशोक मेहता, के.सी. पंत, ब्रजेश मिश्र, अचला सचदेव जैसे कला, साहित्य, राजनीति और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई नामचीन लोग भी हमसे बिछड़ गए। लेकिन सामने है नई उम्मीदों और नए सपनों का नया साल। उम्मीद करते हैं कि 2012 में गुजर गए इन लोगों के सपनों और उम्मीदों को हम और आप मिलकर आने वाले वक्त में पूरा कर सकेंगे। नमस्कार।